नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश भर में चुनाव हैं, सारी ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं, सारे ही नेता चुनावी मैदान में हैं जिनको टिकट मिला है। इसके अलावा नेताओं के समर्थक कार्यकर्ता तमाम नेता जो है तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच हरियाणा की खबर आज की है कि जेजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 3 पर अभी मंथन रहेगा। इसके अलावा 3 गठबंधन के तहत आपको सीटें दी गई हैं। और बीजेपी की बात करें, सत्तासीन पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनेलो 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की ओर से भी 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कौन सी पार्टी में कितना दम है। तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज दिल्ली में सांसद दुष्यंत चौटाला और आम आदमी पार्टी की ओर से गोपाल राय ने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेजेपी ने हरियाणा में 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आपकी ओर से कल उम्मीदवारों की घोषणा किया जाना संभव है। दरअसल रोहतक, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम सीट पर जेजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तहत। इसके अलावा करनाल, फरीदाबाद और अंबाला लोकसभा सीट गठबंधन के चलते आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। स्वाति यादव और प्रदीप देशवाल ने जेजेपी को दोनों को पार्टी ने चुनावी रण में उतारा है। टिकट के बाद सबसे पहले खबर अभी तक पर प्रदीप देशवाल और स्वाति यादव ने कहा कि दुष्यंत की छवि से प्रभावित होकर जेजेपी का दामन थामा है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ कहा गया दोनों की ओर से, चलिए सुनिए। जननायक जनता पार्टी की तरफ से युवा चेहरों के ऊपर दाव खेला गया है। प्रदीप देशवाल रोहतक से और स्वाति यादव भिवानी से उम्मीदवार होंगे। पहला सवाल प्रदीप आपसे ही है, आप युवा चेहरे हैं, पीएचडी आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है रोहतक से आपको उतारा गया और सबसे हॉट सीट रोहतक मानी जाती है हरियाणा की, किस तरह का मुकाबला मान के चल रहे हैं? चौधरी देवीलाल जी का इतिहास दोबारा से माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने दोहराया, जो साधारण किसान परिवार के आम परिवारों के युवाओं को, शिक्षित युवाओं को राजनीति में लेकर आए हैं, जिनका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना कोई धनाढ़ परिवार से हैं। ये चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने जो अवसर दिया है, जो एक बड़ी जिम्मेवारी मैं इसको मानता हूँ, इस जिम्मेवारी को बिल्कुल तन मन धन से, और जहाँ संगठन को पसीने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हमारा खून गिरेगा। खून को तो आपका बहते हुए मैंने काफी बार देखा, काफी लाठियां आपने खाई है। दुष्यंत ने अपनी गाड़ी भी आपको गिफ्ट की थी, अब टिकट आपके ऊपर दी है। जो पार्टी आलाकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया, उस विश्वास को लेकर क्या कहेंगे? जो पार्टी ने विश्वास जताया है, उस पार्टी के विश्वास को हम दोगुना करके जीत के रूप में, उपहार के रूप में देंगे। और रोहतक लोकसभा की जो जनता है, उससे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की, महलों में रहने वालों की और झोपड़ियों में रहने वालों की है। और जरूर इस बात को आप मानकर चलिए, रोहतक लोकसभा की जनता का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही चौधरी देवीलाल जी के गढ़ को दोबारा से हम लेकर आने का मुकाबला दीपेंद्र से है, या आपका मुकाबला अगर बात करें श्रुति आपके सामने होगी। आप विदेश में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, वो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर इंडिया में क्यों आए और आते ही राजनीति में क्यों एंट्री ली? देखिए, मेरा मेन मोटिव जो है पॉलिटिक्स, राजनीति में ज्वाइन करने का, वो है दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी आज एक युवा सांसद, एक जवान दिलों की धड़कन की तरह जो है हरियाणा के अंदर हैं। हमारा जो मेन गोल है वो यही है कि हम दुष्यंत चौटाला जी को आगे से आगे देखना चाहते हैं। मैंने यूएस में काफ़ी साल काम भी किया और अपनी एक आईटी कंपनी भी चलाई है, काफ़ी साल वहाँ पढ़ाई भी करी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर हरियाणा में जितना से जितना हो सके अपने यूथ के लिए काम कर सकूँ, और जितना हो सके जो विमेन एम्पावरमेंट। बीजेपी ने यादव कार्ड यहाँ पे खेला है, 2 उम्मीदवार जाट उम्मीदवार, एक तरफ आप है, कैसा मुकाबला मान के चल रहे हैं और मुद्दे क्या रहेंगे जब आप लोगों के बीच जाएंगे? जी, मुद्दे हमारे जो हैं वो सेम रहेंगे, जो दुष्यंत जी उठा रहे हैं वही हमारे मुद्दे रहेंगे। हम एक जो पार्टी है, हम किसानों की पार्टी हैं, हम यूथ के लिए हैं, हम जो है अपनी महिलाओं के लिए हैं, हम अपने बुजुर्गों के लिए हैं, हम अपनी सारी बिरादरियों को जो है वो साथ लेके चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम जातिवाद या इस सब में बिलीव करते हैं, और हम जो है सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। हम एक यूथ पार्टी है, हमारा जो नेशन है वो यूथ है, और हम जो है सबको साथ लेकर बहुत आगे। देखिए, यूथ को टारगेट करते हुए ही दुष्यंत ने अपनी पार्टी की शुरुआत की और अब इन युवा चेहरों के ऊपर दाव खेला। अब ये युवा चेहरे राजनीति के बड़े धुरंधरों को कितनी टक्कर देते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, दिल्ली। तो 4 सीटें घोषित की गई है, 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। सबसे खास बात यह है दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से हिसार से चुनाव लड़ेंगे। जब इसी बात पर प्रतिक्रिया ली गई कुलदीप बिश्नोई से, तो कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि दुष्यंत के मैदान में आने से जीत का अंतर ही बढ़ेगा। तो खबरें अभी तक के संवाददाता विकास बिश्नोई ने खास बातचीत की है कुलदीप बिश्नोई से, क्या कुछ बोले हैं, चलिए आप सुनिए।
बेटे भव्य बिश्नोई के लिए कुलदीप बिश्नोई लगातार गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और शायद आज रात या कल तक भव्य की टिकट भी फाइनल हो जाए। किस तरह का समर्थन मिल रहा है सर? लगातार गांव में जा रहे हैं आप, क्या रुझान है? देखिए, मैंने अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में, मैं हूं तो खैर बचपन से राजनीति में, पर एक्टिव पॉलिटिक्स में मैंने इस प्रकार का प्यार नहीं देखा। काम का टाइम है, पीक पे काम का टाइम है, गर्मी का मौसम है, हर गांव में इतनी बढ़िया भीड़ हमें देखने को मिलती है। मैंने अपने जीवन में ऐसी भीड़, ऐसा माहौल नहीं देखा। पिछली बार की बात करें, ज़्यादा अंतर नहीं रहा था, दुष्यंत चौटाला से हारे थे। इस बार फिर से दुष्यंत चौटाला आ गए हैं आपके सामने, ऊपर से वीरेंद्र सिंह के बेटे। क्या लग रहा है भव्य बिश्नोई टिकट सीट निकाल देंगे? देखिए, वो दुष्यंत चौटाला के आने के बाद भव्य की जो विक्ट्री मार्जिन है वो बहुत बढ़ गया है परमात्मा की कृपा से। और लोग, पिछली बार इन्होंने एक झूठी सीढ़ी बना के वोट लिए थे, आज लोग बदला लेने को तैयार हैं, चाहे वो उचाना है, उकलाना है, नारनौद है, आदमपुर है, 9 के 9 हलकों में कि झूठ बोल के वोट लिया। 5 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा के कि मेमोरेंडम दे रहा हूँ, वो उसने विकास किया। यहाँ पे 80% गाँव के लोग, जहाँ में गए, लोगों ने कहा कि थकली कौन देखी 5 साल में, तो लोग वो मेरे ख्याल से तो रेस से ही बाहर है। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई इलाके में नहीं आते हैं, अब किस मुंह से वोट मांग रहे हैं यहाँ? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्षी कह रहे हैं, पक्ष वाला कोई आदमी नहीं कहता। हमारे लोग हैं, कुलदीप बिश्नोई, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हर वक्त लोगों के बीच में हम रहे। मेरी सेहत खराब रही 2.5-3 साल, तो रेणुका यहाँ पे रही। रेणुका मेरे साथ अब इलाज के लिए अमेरिका लेके गई, तो भव्य आता है दुख सुख में। और ये सुंडाबाद के साथ ही खड़े हैं, ब्याह शादी मुकान में आया, कौन नहीं आया भाई, इधर है। हाँ, तो फिर जी, कुलदीप बिश्नोई की आगे की राजनीति, अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या कोई, क्योंकि लगातार आदमपुर हलके के खासकर लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ा पद मिलने वाला है, कोई ऐसी संभावना? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी पंचायत है वर्किंग कमेटी, और मैं उसका मेंबर ऑलरेडी बनाया, राहुल गांधी ने बनाया हुआ है। तो पद की बात नहीं है, जो हमारा टारगेट है, ये आदमपुर हलके की, हिसार की, हरियाणा की जनता चाहती है कि भाई चौधरी भजन लाल जी की तरह कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बन के सेवा करे। तो टारगेट वही है, उसका रास्ता ये हिसार लोकसभा की जीत से होगा। बीजेपी वाले बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि पिछली बार गलती कर दी थी कुलदीप के साथ मिलकर, इस बार गलती नहीं है, हिसार की सीट जीतेंगे, साथ में सिरसा रोहतक भी जीतेंगे। 23 तारीख की शाम को बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं, उनको मेरे घर पे चाय पे आमंत्रित हैं वो लोग। और जो बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया, जो मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, ये लोग उसका बदला वोट से लेंगे। धोखेबाजों को सबक मेरे हिसार की जनता सिखाएगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई, बेटे भव्य के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। दावा किया है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ भव्य बिश्नोई हिसार लोकसभा से जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला, जिनसे पिछली बार कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना, बेटे को सांसद बनाएंगे, खुद सीएम बनेंगे, जो कि उनकी ओर से कहा गया है। अब चर्चा करेंगे 10 सीटों पर कौन सी पार्टी कहां मजबूत है, कितनी मजबूत है, कौन जीतेगा। तमाम सवाल के जिनके जवाब लेंगे एक खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ जवाहर यादव साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। एनएलओ प्रवक्ता जोगीराम जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। कांग्रेस से प्रवक्ता जेडी सिंह जी हैं, सर स्वागत है आपका। जेजेपी से प्रवक्ता भाग सिंह दबदबा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ हैं, सर स्वागत है। और एलएसपी से प्रवक्ता दीवान सिंह भाटीवाल साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे जेजेपी से, चूंकि आज 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। दमदमा जी, दुष्यंत को अगर छोड़ दिया जाए, तीनों चेहरे नए हैं, कितनी उम्मीदें हैं और क्या बुनियाद रखी जो पार्टी ने इन पर विश्वास किया है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टी ये कह रही थी आपके यहीं के दुष्यंत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आपके यहाँ भी डिबेट में इस बारे बात हुई। अत्रे साहब इनेलो की तरफ से बोले थे कि मैं शर्तें भी लगा सकता हूँ जी। आज दुष्यंत चौटाला जी मैदान के अंदर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमने युवाओं को टिकट देने के अंदर, क्योंकि आज तक युवाओं का जो युवाओं का यूज होता है वो भीड़ जुटाने के लिए होता है, छात्र संघ का यूज भीड़ जुटाने के लिए होता है आज तक। लेकिन आज हमारी एक टिकट छात्र संघ इनसो को भी गई है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जो सरसा से हमारी टिकट है निर्मल जी को गई है। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं, युवा हैं, और कल्चर एक्टिविटी के अंदर बहुत पार्ट रहता है। तो हमारे जो स्वाति जी हैं वो भी बहुत बढ़िया और उम्दा कैंडिडेट हैं, वहाँ पे उन्होंने सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी आज मैदान में, हमारी 4 टिकटें सामने आ चुकी हैं, और चारों हमारे उम्मीदवार बहुत ही एकदम बढ़िया उम्मीदवार है, युवा सोच लेकर अब बीच में आए हैं। तो युवा उम्मीदवार हैं यादव साहब, क्या ये कार्ड चल पाएगा युवा वाला? आज बहुत जोर दिया गया कि दुष्यंत चौटाला की ओर से कि 30 से 40 के बीच में हैं चारों की उम्मीदवार पार्टी के। ये आपने मुझसे पूछा है? बिल्कुल आपसे। देखिए, ये पार्टी कहती है कि हमने युवाओं को लड़ाया, तो ये बताए थे किन बुजुर्ग की एवज में युवाओं को लड़ाया? कौन था इनके अलावा जो दूसरा टिकट मांग रहा था? वो 70 साल का था, 60 साल का था। और जब हमसे ये कहते हैं, जब माननीय आडवाणी जी का बात करते हैं जो 90 साल से ऊपर हो गए, उनको तो कहते हैं चुनाव लड़ाओ।
हम कहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तब देखें कहते हैं कि देखिए जी आडवाणी जी का सम्मान नहीं कर रहे और उनको टिकट काट दिया और उनको अलग कर दिया, वो 91 से ऊपर के हैं, तब ये दोहरे, इसलिए दोहरे मापदंड करें। और दूसरा, जहां मेरे मित्र ने कहा था, निश्चित रूप से वो प्रवीण अत्रेय जी ने कहा और इवन मैंने भी कहा और मैं इसको प्रूव भी करता हूं। मैंने कल भी लिखा था कि दुष्यंत चौटाला जी यहां नहीं आएंगे और दूसरी बार भी बलि का बकरा दिग्विजय बनेगा। तो पार्टी में मच गया घमासान कि हर बार दिग्विजय ही क्यों हारेगा। एक मिनट भैया, मैं आपके बीच में नहीं आया था, मैं आपके बीच में नहीं आया था सर, मैं आपके बीच में नहीं आया था, मैं आपके बीच में नहीं आया था। अरे सर मेरे बात दे लेना ना, मेरे बात देना, मैं सुनूंगा, मैं कभी बीच में नहीं आता। तो हर बार दिग्विजय ही हारने के लिए जाए, तो इसलिए इस बार दुष्यंत गया। तो इसलिए भाई दिग्विजय की भी तो एक लॉबी है उस पार्टी में, दिग्विजय के भी तो चाहने वाले इस पार्टी में कुछ कार्यकर्ता होंगे, वो कहेंगे कब तक दिग्विजय का ही बलिदान मांगोगे। और उसके अलावा मेरे मित्र को मैंने कल एक और चीज कही थी और एक मैं आज अखबार लेके आया, केवल आपकी डिबेट के लिए लेके आया। कल तक तो ये कहते थे जी हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये आज भी कह सकते हैं हम कांग्रेस के साथ नहीं गए। हाँ, मैं लंबी लाइन में पढ़ता, 2 लाइनें पढ़ता हूं, संजय सिंह की पढ़ता हूं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कितने बड़ा नेता है सब जानते हैं। संजय सिंह लिखते हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, पत्रकार के मत नहीं है। संजय सिंह ने आगे कहा, हम दिल्ली में 4-3 के फार्मूले के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस समझौते के मूड में नहीं। हरियाणा में भी हमने 6-3-1 का फार्मूला दिया था, यानी कि 6 कांग्रेस, 3 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। क्या संजय सिंह जैसे नेता ने बगैर जेजेपी को कॉन्फिडेंस में लिए ये फार्मूला दे दिया होगा? तो जो हम कह रहे थे, अरे भाई मेरे जगह बताओ, बात कहते थे आप गलत कह पहले रहे आप हो, बोलो, पहले आप बोले, पहले आप बोल लीजिए, गलत कह रहे हो तो बात आएगी। जेजेपी पहले दिन से हर प्रवक्ता ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बात चलाई थी, उसका हम पहले दिन से खंडन करते आ रहे हैं। संजय सिंह के जो बयान का हवाला दिया गया उस पर जवाब दीजिए ना। क्या पार्टी थे मैम, जेजेपी का कोई बयान है? गठबंधन के साथी है फिर? नहीं, मैं उत्तर देता हूं। अब आपने, मैं बीच में नहीं बोला, आपने सुना मैंने। संजय सिंह क्या इतने बड़े नेता है उनकी आम आदमी पार्टी के, क्या वो दुष्यंत से बगैर चर्चा की ऐसा प्रपोजल जिससे? नंबर 1। दूसरा, चलिए संजय सिंह जी को छोड़ देते हैं, नैना चौटाला जी आपकी नेता है या नहीं? हाँ ना में बता दीजिए मुझे पहले, फिर मैं प्रश्न करूंगा। जी आप कीजिए। हाँ, तो नैना चौटाला अगर आपकी नेता है तो नैना चौटाला जी की बाइट मेरे इस मोबाइल पे रखी है, जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी साथ आए तो आना। का कहीं नाम बता दीजिए अपनी बाइट में। देखिए आप फिर बीच में आ जाते हैं, आप सुनते नहीं हो। फोन में बाइट सुनने की आदत तो डालिए, आप मुझे नाम तो बताइए। सर आप तो मुझे भी लगता है, इसलिए दमदमा जी आपको समय देंगे, उत्तर दीजिएगा। इसलिए जब मैं कहता हूं ना, इसलिए मैं कहता हूं आईएनएलडी तो वैसे बदनाम है, आईएनएलडी की ग्रीन ब्रिगेड सारी जेजेपी में आ गई। वो इसलिए कहता हूं कि आप बोलने नहीं देते दूसरे वाले व्यक्ति को। पत्रकार ने पूछा कि भाई इसको हराने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेजेपी को एक होना चाहिए। तो नैना चौटाला का मैं आपको सुना देता हूं, उसने कहा हाँ बीजेपी को हराने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। तो ये तो आपके नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर। हाँ। तो इसलिए जो इनका युवा चेहरा, और दूसरा एक इन्होंने एक साइड और कही, एक लाइन और लेता हूं। इन्होंने कहा कि स्वाति जी ने इस क्षेत्र में बड़ा सामाजिक काम किया हुआ है। आप कह रहे हो स्वाति जी केवल चुनाव लड़ने के लिए यूएस से आई हैं, वो भी कह रही है मैं यूएस में थी, तो सामाजिक काम कब कर लिया? कहा कि ये सवाल मेरे को भी पूछना था, दमदमा जी इसका भी उत्तर दीजिएगा। इसके अलावा क्या कांग्रेस के साथ दाल नहीं गल पाई आप लोगों की? क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी रखी, संजय सिंह की बात का हवाला दिया गया, हालांकि नैना चौटाला इस बात पर अपनी सफाई दे चुकी हैं जो कि यादव साहब की ओर से कहा गया। बहुत छोटा उत्तर दीजिए संक्षेप। पिछले 2 दिन से मैं आपके पास यहीं बैठता था, जो बात होती थी मेरा वही जवाब था, वही स्टैंड था कि यदि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ प्रदेश में जाती है तो हम किनारा करके अकेले लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से उनका राजनीतिक संगठन है वो किस तरह से बात करते हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी का शुरू से ही कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को तो हम एक तरफ मानते हैं कि उस चीज के साथ हम कभी ना जा सकते हैं और ना ही उसके ऊपर जाने का हमारे पास कभी विचार हुआ है, ना हमारे नेताओं ने उस बारे कभी विचार किया है। अजय गौतम जी, आप लोगों ने सर पूरी स्थिति को बहुत उलझन भरी बना दिया गया। जिस तरह से ट्वीट करते हैं आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कि अगर गठबंधन नहीं किया गया, नवीन जयकिंद भी यही भाषा बोलते हैं कि बीजेपी सारी 10 सीटें जीत जाएगी अगर कांग्रेस और जेजेपी साथ नहीं आते हैं। उसके बाद आज कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को चूंकि जिताना चाहती है इसलिए गठबंधन नहीं किया गया। देखिए ज्योति जी, ये बात तो क्लियर है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके पास एक अच्छा मौका था यूपी में गठबंधन करने का, इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं कि वोट ना कटे और बीजेपी जीत जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। उस बात को आप क्लियर कर दीजिए जो संजय सिंह को लेकर सवाल पूछा यादव साहब ने। कौन सा सवाल जी?
कि हरियाणा कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, अगर तैयार हो जाती तो गठबंधन हो जाता, 3 सीटों पर जेजेपी, 1 पे आप और इसके अलावा कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस वाले हैं जो ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए। अच्छा, हमने कहा था कि पंजाब में भी हमें कुछ दीजिए। पंजाब में 20 हमारे एमएलए, 4 सांसद हैं और कहते हैं पंजाब में कोई एक सीट नहीं देंगे। दिल्ली में इनका एक भी सीट नहीं है, 0 पर है ये लोग, फिर भी हम बड़ा दिल दिखा रहे थे कि चलो हम इनके साथ में कर लेते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग चाहते ही हरियाणा पर आइए, क्या ऐसी बीजेपी और कोई कांग्रेस का एक ही स्टैंड है, इसमें ठीक है। कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पहले आपने देखा होगा, आज से कुछ साल पहले 1 साल बीजेपी, 1 साल कांग्रेस, 1 साल बीजेपी, 1 एक साल बात कांग्रेस। नहीं, तो अजय ऐसे ये गगन, सिस्टम अब इनका ये ब्रेक हो गया आप है इस और पॉइंट पर आने आइए, वाले क्या टाइम में क्या इनको बहुत कभी बात मुश्किलें खड़ी सुनिए, होंगी इस बात मामले में। कभी इस लेवल पर पहुंची थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं की गई, किसकी कितनी सीट होंगी इसको लेकर चर्चाएं की गई हो, देखिए किसी जेजेपी, आप और कांग्रेस के बीच? नहीं नहीं, देखिए कोई फाइनल रिजल्ट नहीं पहुंचा इस पे, और इस पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हमने किसी से अब नहीं, हमारा जेजेपी से गठबंधन है और वही रहेगा। आगे कांग्रेस वगैरह का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। 5-7% वोट के मालिक हैं ये, तो हाँ। क्या गठबंधन करेंगे हम लोग इनसे? हाँ, अंगूर खट्टे हैं अजय गौतम जी? नहीं, अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर तो मीठे ही हैं। बहुत कोशिश की आप लोगों ने। चलिए, आप लोगों पर एलिगेशन है, हालांकि बिल्कुल भी किसी भी तरह से लगता नहीं कि इस बात पर चर्चा भी की जाए कि आप लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं, लेकिन आज जो 4 सीटों पर जेजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, आप लोगों के सामने कितना बड़ा चैलेंज इसे देखा जाए? कांग्रेस से सवाल के। हाँ जी, मेरा जो मानना है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र ने इतनी बड़ी बात कही है और कांग्रेस को आज वो 5-7% वोट पे खड़ी कर रहे हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इस सारे जो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और तब से लेकर के आज तक इन्होंने किसी देहात में, किसी शहर में कहीं जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाई। उल्टा ये जब भी करते रहे कांग्रेस की खिलाफत करते रहे, और अब जब इन्होंने ये देख लिया कि कांग्रेस 3 स्टेट्स के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर करके जीत चुकी है, तो इन्होंने सोचा कि वैसे तो हमारे पास अब कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के साथ किसी तरह हम अपना गठबंधन कर लेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आज ये चाहे अपनी बात से मुकरें, वो इनकी पुरानी आदत है, ये मुकर भी सकते हैं, पर सारे देश को पता है कि आम आदमी पार्टी वालों ने डॉक्टर अशोक तंवर से लेकर के राहुल गांधी जी तक के दरवाजे पर पूरी दस्तक दी है, और इन्होंने पूरी जितनी मेहनत मुशक्कत होती है वो की है। उसके बावजूद कांग्रेस ने इनसे समझौता, लेकिन हमने फिर भी इनको कहीं लेट डाउन करने की स्थिति नहीं है। हमने इनकी इस भावना की कदर, हमने कहा है कि चलो अगर आपने ये सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा होगा, लेकिन हमारी जो पार्टी की परिस्थितियां हैं वो ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर आप थोड़ा पीछे देखेंगे जाके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर अन्ना हजारे वो अपने फर्जी आंदोलन ना करते उस मैदान में दिल्ली में, और कांग्रेस को बेवजह बदनाम न करते, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में आने की सोच नहीं सकती थी। रही बात दूसरी कि आज अगर इन लोगों का आपस में गठबंधन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं कोई जमानतें बच जाएं। अदरवाइज इनके पास तो सच्चाई तो ये है कि इनके पास हरियाणा में उतारने के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं है। बातचीत भी की, दिल्ली में आप कहा है सर, एक भी आपका विधायक नहीं। दूसरी बात, 7 सांसदों में से आप दूसरे नंबर पर किसी भी सीट में नहीं रहे। देखिए, आम आदमी पार्टी हर एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के पास केवल और केवल टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास सारे देश में 44 मेंबर पार्लियामेंट रह गए थे, पर हमने राइज किया है। आज हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है हमारी सरकार हरियाणा में भी बन रही है और भारत में भी बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी भी तरह से ये जिस हिसाब से चलिए आगे बढ़ेंगे, समझौता करने की पेशकश कर रहे थे, एक सवाल वो तो बीजेपी और कांग्रेस वो समझौते की पेशकश क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, जो कि ये राजनीति करते हैं पिछले काफी सालों से, कई दशकों से, कि पूर्ण राज्य बनाएंगे। सबके पहले कमेंट के लिए अगले राउंड में पूछ लीजिएगा। पूर्ण राज्य की तो आपने राजनीति की है। ओके सर, सुना अभी आपको। ज्योति, वैसे तो हर एक पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी खड़ा करे जो उसको अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन डिबेट में आ ही जाता है कि उन्होंने कैसे कैंडिडेट चुने, क्या बातें हुई। जैसे अभी इनके कैंडिडेट स्वाति यादव जी बोल रहे थे, मैडम बोल रही थी कि भी हमने बुजुर्गों का भी मान करना है, इस पार्टी में ये बुजुर्गों का मान करते तो ये बात ना थी आज, और वो कह रही है कि हमने बुजुर्गों का मान करना है जी। तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए जो वो बोल रही थी। अब दूसरे कंट्री से आकर यहाँ अननोन आदमी, किसी को जानते नहीं, कोई पहचानते नहीं, कोई उनके साथ नहीं है, उनका यहाँ का कोई फील्ड का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो लोगों के बारे में क्या बताएंगे। दूसरा, मैं एक ये बड़ी अच्छी बात है दुष्यंत जी वहाँ से लड़े,
ये एक ताऊ देवीलाल जी के परिवार का ये भी रहा कि अभी अड़ना तो झूठ चाहिए, और वो हमेशा अड़ते भी रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया इन्होंने यहाँ से लड़के, नहीं तो इनकी इतनी बदनामी होती कि बहुत ज्यादा बदनामी होनी थी। ये अच्छा किया, हारना जीतना आगे टाइम पे ये जैसे भी काबिल तारीफ करेंगे। है कि दुष्यंत डटे रहे। डटा होना चाहिए, मैं कहूँ डटा होना चाहिए, अगर है जुबान तो डटा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। चाहे इसमें कोई मेरा ये कहें कि ये दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहा है, लेकिन वो डटना चाहिए था, डटे हैं वो। तीसरा ये है कि भाई हमारा जो हमने हमारी पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दिए हैं वो धरातल वाले दिए हैं, जिनका धरातल से लेना देना है। एक तो मतलब हिसार से जो हमारे किसान नेता हैं, पुराने नेता हैं, और उसमें एजिटेशन में किसानों के लिए लड़ते रहे हैं, लोकल हैं, और वो काम भी करते हैं, लोगों को जानते हैं। सर लोकल दूसरे तो आप नेता लोगों भी ने जींद हमारे में भी हैं। दिया था सर, क्या मिला? वोट मिल पाए? जींद में हमने लोकल नेता दिया था और वहाँ का नेता था। ये एक परिस्थिति आ जाती है कई बार, क्या है ये होता है कि भी देख लेते हैं ये हार रहा है, ये जीत रहा है, एक तरफ चले जाते हैं। अरे होगा भी, हर एक इलेक्शन में होता है ये। बाद में जो जीतने वाली पार्टी होती है उस तरफ वोटर चले जाते हैं हमेशा ही। तो ये नहीं है कि भाई हर एक पार्टी ने अपने अच्छे अच्छे ठीक है यादव कैंडिडेट साहब, चुने हैं, और तीन अपने- बाय इलेक्शन में और देखा हम होगा पूरी शुरुआत में मेहनत जब से को काम उतारा गया, करेंगे ठीक और है, हमारे आप लोगों ने कहा कि लोकल उम्मीदवार को उतारा, जब हार गए उसके बाद इनेलो कहती है बाकी ने अपने सबसे अच्छे जो हो सकते थे, हाई प्रोफाइल जो हो सकते थे वो उतारे थे, हमने स्थानीय उतारा था। क्या इस बार भी इनेलो इस तरह का एक्सक्यूज लेकर चल रही है? ये मुझसे पूछे। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक जींद की पृष्ठभूमि का सवाल है, जींद में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में मुकाबला हुआ। जेजेपी में जो मुकाबला होना था वो एक पीक था जेजेपी का, जो खत्म हो गया, क्योंकि वो जो चुनाव लड़ा गया वो इस नाम पे लड़ा गया कि चौधरी देवीलाल जी का पड़पोता चुनाव लड़ रहा है, अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा था। इसके कारण कुछ लोगों ने पार्टी लाइन तोड़कर इनेलो का वोट भी वहां शिफ्ट हो गया था। परंतु अब ये ध्यान में आ गया कि इनेलो और आम आदमी पार्टी मिलने के बाद भी जो 15 चुनाव हुए हैं जींद में, उनमें से 5 बार ही ऐसी स्थिति आई है कि 10,000 से अधिक वोटों से कोई प्रत्याशी हारा हो। तो उन्होंने कहा इतनी भयंकर हार हो गई, और वो भी छोटे युवराज की हो गई। इसके कारण मुझे लगता है कि जो जेजेपी में इनेलो का वोटर चला गया था, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, वो वोटर वापिस आ गया। वो वापिस आएगा तो आने वाले समय में जेजेपी तो और कमजोर होगी। और दूसरा, हरियाणा का जो मम को अगर समझेंगे ना, हरियाणा वो व्यक्ति है चाहे यहाँ कम पढ़ा लिखो ना, उसमें एक चीज बड़ी है कि वो देश के प्रति समर्पित है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जेजेपी के लोग देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे। हरियाणा में 2-2.5% हमारी आबादी और 10% लोग हमारे फौज की संख्या के हमारे उसमें होते हैं। तो उनको एक चीज और ध्यान में आई कि जो जेएनयू में नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसको समर्थन देने के लिए केजरीवाल जाता है, तो हरियाणा के लोगों को वो भी नहीं पचा। उसने कहा कि जेजेपी देश के गद्दारों के साथ खड़ी होगी। देखिए, मैं आज भी तारीफ करता हूं। जब एक मिनट आपके बीच में नहीं आता, अरे भाई मैं बीच में नहीं आया था ना आपके, आप बोले तो मैं बिल्कुल सुनता हूं ना, सुन लीजिए उसके बाद बोलो। अरे ये आप तय करेंगे क्या? ये आप तय करेंगे कि फैक्ट्स में? तो मेरे बात ये तय नहीं करेंगे कि किसी के बारे में तो आप बोल जब खत्म हो जाए आप भी ये तय नहीं करेंगे कि आप, अरे भैया बता दीजिए मेरे को। सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, मेरे बात ठीक कर देना यार मेरे भाई। आप डिबेट कर रहे हैं, कोई वो थोड़ी पूरा हरियाणा देख रहा है। केजरीवाल जी ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो उसके कारण हरियाणा के हर घर से कोई ना कोई बच्चा या तो फौज से या रिटायर होकर आ चुका है या फौज में जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने इनसो की तारीफ की थी जब इनसो ने इसके विरोध में केजरीवाल में और भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब इनसो ने उसका विरोध किया था उस समय, और मैंने इनसो की उस समय तारीफ की थी। ये देश का मामला और इनसो का कदम, हमारे मतभेद होते हुए भी इनसो ने ये अच्छा काम किया है। परंतु आज वही पार्टी अगर उस लोगों के साथ होगा तो हरियाणा के लोगों को नहीं लेकिन जिन पर आरोप थे सर, वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी नहीं हुई, उनको दोषी भी कभी नहीं पाया गया, वो भी एक अलग बहस का विषय है। दोषी का बात है, ये नारे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ना चार्जशीट उनको किया गया, ना जांच आगे बढ़ पाई है। अभी तक वो खुला चैलेंज बीजेपी को और सरकार को करते हैं। वो आम आदमी पार्टी ने फाइल रोकी है, सबको पता है। जांच नहीं करते, बीजेपी वाले जांच कभी नहीं करते। एजेंसी करती है, वो जांच को लेकर भी सवाल उठते हैं, एजेंसी करती है। और आरोपी देखिए सिर्फ इनके साथ आरोपित को लेकर, देखिए मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत एजेंसी जांच करती है और अरे भैया मैं इनके बीच में नहीं आता ना, नहीं आता, दिक्कत होती है मेरे विषय में बोलने पर, फिर ऐसे डिबेट नहीं बढ़ पाएगी। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, ध्यान रखना, डिबेट नहीं बढ़ पाएगी आगे। भाटीवाल जी इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए आपका पहला कमेंट हुआ सर। भाटीवाल जी, किसी पार्टी का माहौल है, कोई पार्टी पुरानी है, कोई पार्टी बड़ी है, किसी के हाई प्रोफाइल नेता है, सर आपकी पार्टी की स्थिति क्या है बताइए तुलनात्मक रूप से। ज्योति जी, सच्चाई तो ये है, मेरे साथी अंदर से ये मानेंगे भी कि कांग्रेस को जो है बड़े लंबे अरसे तक
हरियाणा की जनता, मैं हरियाणा पर बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह देख चुकी है कि भी गरीब का, किसान का, मजदूर का, वंचित वर्ग का, उपेक्षित वर्ग का क्या किया है, क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। और बीजेपी ने पिछले 2014 में बढ़िया मैनिफेस्टो दिया था और इस देश को बड़ी उम्मीद थी कि ये बदलाव है और मोदी जी करिश्माई नेता हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। पर मोदी जी का भी ये वही हुआ कि काट के अब दोबारा बार बार नहीं चढ़ा करती, एक बार ही चढ़ती है। देश की जनता ने देख लिया 370-35 से राम मंदिर, आरक्षण वाले पर इन्होंने क्या किया, विरोध है, काला धन है, 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने दे दी, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दिया। मतलब गरीब और आम लोगों को इन्होंने दबाया, उसकी उपेक्षा की है। अगर इन्होंने काम किया है तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए किया है, अरबों खरबों रुपया अगर माफ किया है तो उनका माफ किया है। इसलिए बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को पहले देख चुकी थी। अब रही बात हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी जो है, जो गठबंधन है हमारा बसपा के साथ एलएसपी का, वही एक इस प्रदेश की जनता के लिए आशा की किरण है। और आप देखेंगे आने वाले जो है चुनाव में वोट डालने की जगह जो है हरियाणा के वोटर को जो है हरियाणा में जो है सिर्फ ये गठबंधन दिखाई दे रहा है। एलएसपी और बीएसपी के जो है कैंडिडेट विजयी होके आएंगे, इनको नकार चुकी है। और रही बात इनेलो की, आज 2 फाड़ वो हो चुकी है उनको, हाँ, इनेलो और जेजेपी, कुल मिलाकर आपको लगता है आप सबसे बेहतर स्थिति में हैं? हम सबसे बेहतर स्थिति में रहेंगे। ये आने वाला जो है समय बताएगा, 23 मई को जो है रिजल्ट बता देगा। सभी 10 सीटों पर क्या स्थिति लगती है, किसी का माहौल है हरियाणा में? देखिए ज्योति, अगर आज के आप वोटिंग पैटर्न देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो वोटर्स हैं उनकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम होती चली जा रही है। शायद आने वाले चुनाव में, जिसमें हरियाणा भी शामिल होगा, मुझे लगता है कि वोटर्स की जो संख्या बूथ पे आने वाली उसमें काफ़ी कमी नज़र आती जा रही है, लगातार हो रही है। यही बात कांग्रेस की हो और जो बात चली थी आम आदमी पार्टी की, देखिए नैतिक गठबंधन होना चाहिए। अब जैसे कि एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल ने मिल करके कांग्रेस को पूरे भारतवर्ष के अंदर एक 2G, 3G, 4G और लो जी हर चीज़ के अंदर जो है इनको एक तस्वीर बना के छोड़ दिया था कि ये काफ़ी घोटाला कर रहे हैं और घोटाले में दबी हुई ये एक पार्टी है। परंतु उस घाव को मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँ कि कांग्रेस ना तो भूली है और ना कभी भूलेगी। तो जो ये बात केजरीवाल जी के साथ चल रही थी कि हम यहाँ गठबंधन करेंगे या वहाँ करेंगे, शायद ये सिर्फ एक पब्लिक को उनका एक चेहरा दिखाने के लिए था। एक चाल चली कांग्रेस ने जिसमें उसको दिखाया गया कि देखिए ये हम ही बोलते थे शीला दीक्षित को बंद कर देंगे और ये कर देंगे, फलाना कांग्रेस ऐसी है, और घूम फिर करके वो नैतिकता की बात ला करके सामने रखती। रही बात दूसरा अपना इनेलो का, देखिए एक चौधरी देवीलाल जी के द्वारा नीचे अपना ये चली पार्टी जो है एक परिवार के रूप में जाकर के जो 2 भाग में बटी, उसके अंदर इनके जितने भी काफी मजबूत थे, कुछ जगहों पे मजबूती है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनके बीच में इतना कंफ्यूजन और इतना मतलब नजर आया कि शायद जिनमें भी वो देखने को मिला किसी ना किसी रूप के अंदर। और रही बात अपना क्या कहते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कि जो आने वाले चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, हालांकि ये चुनाव है लोकसभा के, परंतु इसकी इनकम्बेंसी जो प्रेजेंट राज्य सरकार है उसके कुछ मुद्दे इसके अंदर असर करने वाले हैं। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, इसका कांग्रेस का तो देखिए कांग्रेस जो है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को देखा जाए तो वोट बांटना, कांग्रेस को लगा था कि पारंपरिक जो वोट है, चाहे वो आपके मुसलमान भाइयों की हैं और चाहे वो अपना SC ST की हैं, उनको लगा था कि वो हम लेके चले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो इतना दिखाई नहीं दिया। हरियाणा में क्या इसका स्वरूप लेता है, इसके बारे में जरा थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, सवाल कई हैं जिनके जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। तो DJP और आपकी ओर से आज साझा प्रेस वार्ता बुलाई गई और 4 सीटों का ऐलान किया है DJP पार्टी ने। 3 सीटों को लेकर अभी मंथन किया जाएगा। 3 सीटें गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दी गई है। इन्हीं सीटों के ऐलान को लेकर और जो वास्तविक स्थिति फिलहाल तमाम सीटों की है उसको लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल मोर ने आपके प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन से। क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष नवीन जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी, पहला यही सवाल है, जेजेपी की तरफ से तो अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो टिकटें आई हैं, उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? कल तक हो जाएगी भाई साहब।
हमारी जितनी भी सीट हैं उन सीटा के ऊपर कल तक पूरा मंथन चल रहा है। आज जेजेपी वालों ने करा, कल हम कर देंगे। इतना लेट क्यों ये सब हुआ? और जो महागठबंधन की चर्चाएं थी, आप लोग कांग्रेस के पीछे पड़े रहे, कांग्रेस ने आप लोगों को भावी नहीं दिया। भाई साहब, देश बचाना ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करी थी। कांग्रेस के नेता खुद ये कह रहे हैं हरियाणा में सारी सीट आ रही है, फिर आरोप हो तो क्यों भाई? सारी सीट ये आ रही हैं, गठबंधन चुनौती देगा बीजेपी को, कांग्रेस की बस की बात है नहीं भाई। हम ने पूरा प्रयास करा, जितने प्रयास कर सके थे। अब नहीं मानने, खुद कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं भाई साहब। और ये इन पार्टी बचाने के चक्कर में, देश पर समाज बचाने के चक्कर में नहीं है। बीजेपी का खुट्टा हम में पाड़ेंगे। अब तो जेजेपी के साथ दिल से लड़ेंगे, अभी भी थोड़ा बेवफाई का मूड है। बात करो, पूरे ऐसा ना है अपन गठबंधन कर रहे हैं, कति दिल तक लड़ेंगे, ठोक बचा कर लड़ेंगे। आप भी करनाल से चुनाव लड़ेंगे? वो तक जो कर पार्टी का लड़ लेंगे। ये थे नवीन जैन का यही कहना है कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी का हरियाणा में खूंटा उखाड़ेंगे। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक दिल्ली। तो आप पर आपके जो है आरोप हैं कांग्रेस पार्टी पर, जेडी सिंह जी, कहा गया कि आप लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं। उसको छोड़िए, एक और बात जो कही गई है फिलहाल कि सभी सीटें आप लोग हारेंगे, बीजेपी की लहर है, गठबंधन में आने की जरूरत थी लेकिन गठबंधन में आप लोग आए नहीं, आप लोगों का नुकसान है गठबंधन में ना आके। देखिए ऐसा है, ये पंजाब में भी आम आदमी पार्टी वाले यही कह रहे थे पीछे कि भाजपा तो खत्म है ही थी, कि कांग्रेस का कुछ नहीं है और आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है। इनको तब पता लगा असलियत जब इनके डब्बे खुले। आज जो उनका एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी का एक बेस है वो लोगों को समझ में आ चुका है। ये कोई संघर्ष करने वाली पार्टी नहीं है, ये तो केवल और केवल किसी तरह राज हत्या करके और पार्लियामेंट के अंदर गीत गाने वाली पार्टी है। इनको राज से लोग दूर रखेंगे। अगर इनके अंदर सच में ईमानदारी थी, ये मुझे आज ये बताएं, इतनी बड़ी बात कही है नवीन जैन जी ने, ये मेरे को ये बताया कि इन्होंने आज तक कोई धरना आंदोलन दिया है सारे हरियाणा की जनता के लिए? आज ये ठेकेदार हो रहे हैं हरियाणा की जनता के। इन्होंने आज तक जब से मतलब आम आदमी पार्टी बनी है, मेरे को कहीं भी दिखा दो एक जगह भी अरे सर देखिए बात सुनिए, एक 20 आदमी लेकर के बिठा करके मीटिंग कोई भी कहीं किसी गाँव में कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कोई प्रदेश स्तरीय कोई आंदोलन इन्होंने नहीं किया। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने इतने उल्टे फैसले किए हैं कि देश तबाह हो गया, इन्होंने उनका कहीं कोई खुल करके विरोध नहीं किया। इनके पास सारी बातें जो है वो लोगों का माहौल बिगाड़ने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। इनका दूर दूर तक प्रदेश में और देश की तरक्की के साथ इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब ये लाएं अन्ना हजारे जी को, दिखाएं अन्ना हजारे जी की शक्ल बिठा करके, जिनके स्टेज से इन्होंने राजनीति करनी शुरू की है, बताएं वो कहाँ है वो सारे मामले और वो कहाँ गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट करते थे, अन्ना हजारे को स्टेज पे बिठा दिया, वो धरना देता रहेगा बेचारा, ये सत्ता में आ गए। ये एक्चुअली तो ओरिएंटेड ये भारतीय जनता पार्टी के ही थे, क्योंकि देखिए आप इनके और जितने नेता थे उस समय वो सारे के सारे बीजेपी में अच्छी कुर्सियों में बैठ के जाके इनको दिख गया कि मैं दिल्ली के अंदर जीत जाऊंगा, शीला दीक्षित के खिलाफ मैंने लोगों को एक बार बहका दिया है। तो ये दमदमा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दमदमा जी, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके क्या हासिल होगा? यादव साहब का आपसे सवाल था ये ब्रेक से पहले कि जींद बाई इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि एसवाईएल को लेकर अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड रहा वो हरियाणा के खिलाफ था। ज्योति देखिए, अगर एसवाईएल की आप बात छेड़ते हैं तो वो भाजपा का स्टैंड पंजाब के अंदर, कांग्रेस का पंजाब के अंदर, हम जेजेपी हरियाणा प्रदेश की पार्टी, और हमने उस एसवाईएल के ऊपर क्लियर बयान दिया है। हमारे दुष्यंत जी मुखिया है पार्टी के कि हरियाणा का पानी हरियाणा के आएगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों का आपने एग्जांपल दिया सर, वो राष्ट्रीय संयोजक है अपनी पार्टी के, उनका जो स्टैंड होगा वो फाइनल होगा अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि पंजाब के लिए उनका मसला है, भाजपा के मोदी जी क्या कहते हैं पंजाब मसले पे, कांग्रेस के राहुल जी क्या बोलते हैं। अभी राहुल जी हरियाणा में आए थे, एसवाईएल के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। हमारे दुष्यंत जी क्लियर कहते हैं कि हरियाणा का पानी हरियाणा के लिए होगा और इसकी हम लड़ाई भी लड़ेंगे। उससे पहले अभी जवाहर यादव जी ने एक राजनीतिक भाषण दिया बड़ा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, जेजेपी, आम आदमी के ऊपर दिया। तो मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या जब पीडीपी से गठबंधन किया गया, 4 सत्ता सुख भोगा, वहां पे 370 और 35 को रिटर्न में दांव पर लगाकर वहां गठबंधन किया, क्या वो देश हित में था? जो सीधे दूसरे उनके पूरी पूर्वज, उनके बैकग्राउंड देखिए पीडीपी की, जो दूसरे देश की बात करते हैं, अलग प्रधानमंत्री की बात की जिन्होंने इस देश के अंदर, जब ये उनके साथ गठबंधन करते हैं तो देश हित में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने को ऐसी वॉशिंग मशीन समझती है कि कोई भी नेता उससे बाहर खड़ा है तो वो देशद्रोही है, उसके अंदर से निकला तो वो एक पाक साफ हो गया। मुकुल राय थे तृणमूल कांग्रेस से, चिट फंड घोटाले के सभी आरोप उसके ऊपर लगाते थे कि करता धरता है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना वो पाक और साफ हो गए। हरियाणा के अंदर एमपीओ के अंदर ले लीजिए, इनको चाहे धर्मवीर जी हो, चाहे अभी अरविंद शर्मा जी लिए हो, चाहे हमारे इनसे
रमेश कौशिक, राव इंद्रजीत, कई है, जितनी भी आप लिस्ट है, चाहे राव इंद्रजीत जी हो, सभी ऐसे लिए हैं, दूसरों की बैसाखियों पे चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक सोच के ऊपर पार्टी चली थी, उनकी विचारधारा को लेकर गई थी, जो 370 के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचकर अपना बलिदान दिया था, पूरा देश उस बलिदान को याद भी करता है। मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा, लेकिन मैं वहीं पे 1 मिनट पे कहना चाहता हूं कि 370 के अंदर जब उन्होंने सत्ता सुख भोगा पीडीपी के साथ, क्या एक दिन भी विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव लेकर आए कि हम 370 पे? इनके बारामूला से सांसद दम हो सकता है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम मुद्दे पर बात करेंगे। यादव साहब, मुद्दे पे अभी इन्होंने छेड़ी ना, शर्मा को आप लेकर आए थे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, लगता है वाकई किसी मुकाबले में रखेंगे वो रोहतक में? रोहतक से आपसे यादव साहब, एक तो इन्होंने जो कहा मैं उसका जो, इसलिए मैंने उनको टोका नहीं, वो मुझे आक्रमण कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले उनकी बात पूरी हो जाए। परंतु जहां तक आप अरविंद शर्मा की बात की है, अरविंद शर्मा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी को यही समझ में नहीं आएगा कि वो जमानत कैसे बचा पाए, इतना ही रहेगा। अच्छा, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी में नेता भी इंपॉर्टेंट होता है, उससे इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता होता है। प्रत्याशी कोई भी रहे, हमने पन्ना प्रमुख सब करते हुए अपनी तैयारी कर रखी है, और अरविंद शर्मा जी के आने के बाद उसमें हमें और मजबूती मिली है। सर, लेकिन रोहतक की सीट की बात करें, केवल 2 बार ये रहा कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रखी, 2009 और 2014। उसके अलावा तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं इसको उदाहरण से अभी अरविंद शर्मा हालांकि दूसरी पार्टी से आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा तीसरी बार के सांसद रखेंगे, बताइए मुकाबले में कैसे रखेंगे? अब इसको मैं दूसरे रूप में समझाता हूँ। जींद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी, उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो मैं तो उदाहरण से बात करूंगा। इसलिए रोहतक का भी क्या होगा आपको ध्यान में आ जाएगा। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे थे, इन्होंने अच्छी बात की, स्वामीनाथन की बात की, अन्य चीजों की बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में ये किया क्या। तो साहब, ये पहली बार हुआ है कि 2014 का बाजरे का रेट 1250 था, जो 1950 हो गया। गवर्नमेंट एक तसल्ली करिए, एक तसल्ली करिए। जब आपके बीच में नहीं आता ना, वो बोले तो मैं बीच में नहीं आता ना। मेरी बात कीजिए, मेरी बात बोलना, मेरी बात देखिए, इनको दर्द होगी, इनको दर्द होती है। अरे मेरे बात बोलने ना भैया, मेरे बात बोलना, क्योंकि ये चाहते नहीं डेवलपमेंट पे बात हो, इसलिए सारे एक हो गए डेवलपमेंट पे। जब मेरे मित्र, अरे एक मिनट सुनना, जब मेरे मित्र उत्तर देने के लिए आपको समय दूंगा। देखिए इनकी ताकत है, ये इनकी बौखलाहट बोल रही है। जो बीच में आता है इनका मतलब उनके पास बौखलाहट होती है, उनके पास होता नहीं कुछ। 700 करोड़ रुपया, अरे भैया सुनना सीखिए ना, 700 करोड़ रुपया डिबेट का स्तर है क्या? ये डिबेट का स्तर है क्या? ये डिबेट का स्तर है क्या? नहीं, ये डिबेट का स्तर है क्या? गुंडागिरी करेंगे क्या? मेरे बात बोल लेना, मेरा बात बोल लेना, तरीका है क्या? मैंने अपने जेजेपी के मित्र ने इतने आरोप लगाए, मैंने सुना ना उनको। जेजेपी के मित्र ने मुझ पर इतने भयंकर आरोप लगाए, मैंने सुने ना। अरे तो आप डिसीजन करेंगे क्या? आप न्यायाधीश हो गए क्या? झूठ बोला, ये न्यायाधीश हो गए क्या? आपने कितना खरीदा है? देखो, इससे मैं तो बहस नहीं कर इनके ऐसे लोगों से मैं बहस नहीं कर, जिसको बात करने की आजादी देने में, लोकतंत्र में जो दूसरा बोल रहे हो, अरे ये आप तय करेंगे क्या? आप क्या करेंगे क्या? हम करेंगे तो झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री आपके झूठ बिल्कुल, सवाल यही है कि इसमें कितना है दम। और ये सवाल पूछा जा रहा है हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों को लेकर। जोगीराम जी, आपसे सवाल है सर, 10 लोकसभा सीटों को लेकर आपकी पार्टी कहां स्टैंड करती है? बार बार सवाल हम यही करते हैं। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप लोग सिंबल पर लड़ते हैं, स्थिति क्या रखी सामने है। जिन बाई इलेक्शन होता है, बहुत बुरी तरह से आप लोगों की जमानत जब्त होती है। अब जब जेजेपी अलग बन चुकी है, कहां खड़ी है आपकी पार्टी? देखिए ज्योति जी, जननायक ताऊ देवीलाल जी की पॉलिसी रही है, अभी ग्राउंड वाले आदमी को हमने ऊपर उठाना है, उन्हीं को हमने राजनीति में लेके जाना है, और वही हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर रहे हैं। जो भी ग्राउंड से जितने कैंडिडेट्स हम लिए हैं, हम इसके बारे में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, सारा काम करेंगे। ये नहीं कि भाई दूसरे के पार्टी से लेके बदल लीजिए, चोर हो, चक्के हो, कुछ भी हो, वहां पर तो हम उनको गालियां देते हैं, भाई ये है, फिर आने के बाद वो पता नहीं गंगा में नहा जाते हैं, कर लेते हैं। ये हमारे पार्टी की, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी की पॉलिसी नहीं रही है, और वही पॉलिसी हमारा, इसका चाहे हमें फायदा हो या नुकसान हो। तो वही ये बात की बात लेकर आपने बयान दिया, और पार्टी तो आपकी पुरानी सहयोगी रही। हाँ, नहीं, इस बार भी संभावनाएं बहुत सारी, पार्टी अगर रही है तो सहयोगी रही है, तो हमने उसको ठीक जगह पर रखा हमेशा ही। हमने उसको ये नहीं आने दिया कि भाई वो गलत बोले, हमारी पॉलिसी के अनुसार चले तो हमारे साथ रहे। मैं दुष्यंत जी के बारे में कहना चाहूंगा
कि अच्छा हुआ कि उनको पता चल जाएगा कि भाई वो इनेलो के उससे जीते थे या अपने दम पे जीते थे। ये उनको मालूम हो जाएगा, 23 तारीख को पता लग जाएगा कि किसके दम पे जीते थे। और तीसरा ये जो था ना, अभी जवाहर यादव जी थे, अभी जवाहर यादव जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो ये नहीं बताना चाहते कि बाजरे का रेट तो दिया, खरीदा कितना, गन्ने का रेट दिया, खरीदा कितना, सरसों का रेट दिया, कितना खरीदा, सूरजमुखी का रेट दिया, कितना खरीदा है। अगर खरीदोगे तो रेट का क्या करेंगे? अब गेहूं का यही हाल होएगा, देखिए अब जाके। चलिए ठीक है, अभी दुष्यंत की अग्नि परीक्षा है, ये इनेलो भी सवाल करेगी कि हमारे चलते ही आप लोग जीत पाए थे, दुष्यंत जीत पाए थे, हमारे दम पर ही जीत पाए थे। मैं यही बताना चाहता हूं ज्योति जी कि दुष्यंत जी ने हिसार के अंदर एक सांसद रहते हुए पूरे देश के जितने भी सांसद थे, चाहे वो लोकसभा में बात उठानी हो, चाहे क्षेत्र में गांव-गांव जाकर काम करना हो, वो सबसे ज्यादा हाजिरी उनकी रही है और सबसे ज्यादा काम करने का तरीका उनका रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे लड़े थे, आज इंडियन नेशनल लोकदल बौखलाहट के इस माहौल में है। इन्होंने जो कैंडिडेट उतारने का मसला हो, ढूंढ के इनको कैंडिडेट नहीं मिले। हिसार के अंदर जब बात करें कि उसके बाद जब नगर निगम का चुनाव हुआ हिसार के अंदर, तो इनका उम्मीदवार हिसार से 1500 वोट लेकर निकलता है। तो वो वोट कहां गई जो चश्मे के निशान पे पड़ी थी? दुष्यंत जी जीते थे, जिनको जिताने की बात करते थे, 5 नगर निगम हुए, 5 के अंदर जमानत जब्त हुई। जींद का चुनाव हुआ, अगर आप 38,000 हम वोट लेकर आए हैं, जननायक जनता पार्टी वोट लेकर आई लगभग वहां पे, तो 3,000 वोट लेकर इंडियन नेशनल लोकदल आती है। तो कंपेयर अगर आप दोनों पार्टियों में भी आपने कहा, तो इंडियन नेशनल लोकदल कहां स्टैंड है? और आज भी मैं चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में आएंगे। यदि एक भी अपनी जमानत बचा जाए तो आप उसको गनीमत कहना, एक भी कैंडिडेट इनका जमानत नहीं बचा पाएगा। कर्नल नैन साहब, आखिरी कमेंट आपका चर्चा का। देखिए ज्योति जी, जहाँ तक अभी भाजपा का सवाल है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में चाहे वो राम रहीम के किस्से में 2 या 3 दिन तक पंचकुला बंद रहना हो, चाहे बीच में किसानों के जो आपने देखे इतने सारे जो है मुद्दे लेकर के लोग बैठे थे, करनाल तक, यहाँ से पंचकुला से लेके करनाल तक सड़क को जाम किए बैठे थे। आज भी किसानों के जो, जैसे कि अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने बताया कि अभी तो गेहूं का मुद्दा आना बाकी है। खुद का उनका 2012 की जो उनकी घोषणा थी कि 2100 रुपए के अंदर हम लोग गेहूं का रेट करेंगे, वो उसके लिए अभी किसान बैठे हुए हैं। ये लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर किसानों की वोट बहुत अहमियत रखती है और किसान आज खुश नहीं है। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है सभी पार्टियों को। ज्योति जी, भाजपा को जाना नहीं चाहिए था यहाँ से आज। बड़ी ये भी एक नैतिकता नहीं है, बात होती है लेकिन मैदान छोड़कर एक डिबेट है, प्रदेश देखता है। चलिए, उनको बुरा लगा इस बात का कि उनकी बात को बीच में टोका गया। उनका कहना है कि मैं सबको सुनता रहा तो मेरे उत्तर को भी सुना जाए। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, समय देने के लिए। बड़ी बात में बड़ी बहस की इसी सवाल को लेकर कि हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों को लेकर कहाँ कौन सी पार्टी खड़ी है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कौन सी पार्टी का साथ दे सकते हैं, कौन से उम्मीदवार में कितना दम है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।